नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए, इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम, जिसमें कि पूरे प्रदेश भर में अभियान चलेगा, उसी प्रकार से जैसे जल गंगा संरक्षण अभियान चला है, वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना सरकार का उद्देश्य है, क्योंकि सब जानते हैं कि वृक्षारोपण से ही हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकते हैं। कैबिनेट बैठक पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। वृंदावन ग्राम योजना को मिली मंजूरी। जल गंगा संवर्धन होगा पुनर्जीवित। एक पेड़ मां के नाम अभियान चलेगा। रीजनल इंडस्ट्रीज स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव। एमएसपी पर होगी मूंग और उड़द की खरीदी। जिला विकास सलाहकार समिति का होगा गठन। 4 जुलाई को युवाओं को लैपटॉप साइकिल का वितरण। क्षतिग्रस्त पुलों की पुनर्निर्माण योजना की स्वीकृति। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में। छात्रावास विद्यार्थियों के लिए मैथ संचालन की स्वीकृति। नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1266 नवीन पद। नवगठित जिलों में संयोजक कार्यालयों की स्थापना की स्वीकृति। एक बगिया मां के नाम योजना को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने देते हुए बताया, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम होगा, जिसका पूरे प्रदेश भर में अभियान चलेगा, उसी प्रकार से जैसे जल गंगा संरक्षण अभियान चला है। वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना उद्देश्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण से ही हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही रीजनल इंडस्ट्रीज स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव रतलाम में जो आयोजित हुआ है, उस कॉन्क्लेव में भी काफ़ी सफलता मिली है। 5000 से अधिक विशिष्ट अतिथियों और एमएसएमई प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया है। कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ निवेश आया है, जिसमें से 3787 और 46 उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। रोजगार की संभावना करीब 4000 रहेगी। इस प्रकार से 573 औद्योगिक इकाइयों को 240 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के आदेश दिए गए हैं। 6250 करोड़ का निवेश तथा 27600 रोजगार के अवसर इसमें सृजित हो सकेंगे। कॉन्क्लेव के 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ तथा 880 एमएसएमई इकाइयों को 269 करोड़ की वित्तीय सहायता का वितरण भी इस कॉन्क्लेव में किया गया है। इसी प्रकार से पिछले दिनों गुजरात की सूरत में भी निवेशक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं गए थे। डायमंड सिटी सूरत में 29 जून 25 को यह इंटरेक्टिव सेक्शन हुआ। 15,710 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें लगभग 11,250 रोजगार सृजन की संभावना है। 400 से अधिक निवेशकों ने इस समाप्त सत्र में भाग लिया है। मध्य प्रदेश को डिटॉक्स कॉरपोरेशन प्राइवेट पर्यावरण के क्षेत्र में 7,500 करोड़ तथा केपी ग्रुप नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 6,500 करोड़ एक बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही मूंग और उड़द की खरीदी का जो निर्णय एमएसपी पर लिया गया है, 6 जुलाई तक उसका पंजीयन समाप्त होने के बाद 7 जुलाई से 6 अगस्त तक उसका उपार्जन किया जाएगा। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन शीघ्र बैठक कर आयोजित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। जिला विकास सलाहकार समिति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिले के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के स्पीकर आदि के साथ विधि, इंजीनियर, समाज सेवा की, कृषि, उद्यान की, डेयरी आदि क्षेत्रों के जिले के 20 नामांकित विशेषज्ञ की जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा। 40 साल पुराना कलंक 30 जून को यूनियन कार्बाइड का कचरा 100% निष्पादन हो चुका है, जो लंबे समय से एक समस्या बना हुआ था। 4 जुलाई को लैपटॉप वितरण युवाओं तक पहुंचने का कार्यक्रम होगा। इसमें लैपटॉप का वितरण भी होगा। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है उसका भी कार्यक्रमों में
भागीदारी होगी। सभी प्रभारी मंत्री विधायक इस सब में हिस्सा लेंगे। 10वीं और 12वीं के छात्र का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन किया है। ये हर विधानसभा में एक ऐसे गांव का चयन करेगी जिसकी पॉपुलेशन न्यूनतम 2000 होगी। उसमें 500 गौवंश कम से कम होने चाहिए। उसमें एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना को इस योजना के अंतर्गत साकार किया जाएगा तो एक आदर्श गांव के रूप में विकसित होगा और बाद में पूरे जिले को इस प्रकार से विधानसभा को हमें विकास का मॉडल किस प्रकार से होना चाहिए वो एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। इसमें जो कंपोनेंट है, गौशाला होनी चाहिए, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन, यात्री प्रतीक्षालय, 16 डिस्ट्रिक्ट लाइट पुस्तकालय सुविधा, आजीविका भवन, ग्रामीण आजीविका पशु चिकित्सालय, ग्राम कनेक्टिविटी, ग्राम के अंतर्गत आंतरिक सड़कें, नाली, सार्वजनिक प्रणाली की दुकान। इस प्रकार से 27 ऐसे पॉइंट हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो पिछले दिनों सड़कें बनी हैं वह बहुत ही व्यापक स्तर पर है प्रदेश में। उसमें उन मार्गों में क्षतिग्रस्त पुलों में आइडेंटिफाई किया गया है कि कैसे कितने ऐसे पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हैं या कमरज में आते हैं, आवागमन प्रभावित हो जाता है। तो इसमें 1766 पुल आइडेंटिफाई हुए हैं पूरे प्रदेश में, जिसके निर्माण के लिए 4572 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 5 वर्षों में उन सारे पुलों का निर्माण होगा जिसमें राज्य की 100% बजट राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। यह एक बड़ा काम कैबिनेट में हुआ है। 4572 करोड़ रुपए की लागत से 1766 पुलों को सुधारा जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल गंगा संवर्धन अभियान जो 30 मार्च से शुरू किया गया था, उसका समापन 30 जून को कल खंडवा में हुआ है। बहुत ही सफलतापूर्वक ये अभियान चला। गर्मी के पूरे महीनों में जितने भी हमारे जल स्रोत हैं उसको नए जो समाप्त हो गए तो उसको पुनर्जीवित किया गया है। तालाबों का गहरीकरण, खेत तालाब का चिन्हांकन, फिर खेत तालाबों का निर्माण का कार्य, और अब मानसून में, बरसात में वो सारी संरचनाओं में जल संग्रहण होगा और हमारा ज़मीन का वाटर टेबल रिचार्ज होगा। और जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी पत्र के माध्यम से प्रशंसा की है कि मध्य प्रदेश में बड़े आदर्श तरीके से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो जल गंगा संरक्षण अभियान का कार्यक्रम हाथ में लिया है, उस प्रकार के अन्य राज्यों को भी इसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि गिरता हुआ भूजल स्तर को हम नियंत्रित कर सकें और पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकें। 1 जुलाई से 15 सितंबर तक अभी दूसरा अभियान की शुरुआत हो रही है, एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें कि पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलेगा। उसी प्रकार से जैसे जल गंगा संरक्षण अभियान चला है, वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना उद्देश्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण से ही हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को भी आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको भी पूरी क्षमता के साथ हमें शुरू करना है और इसको पूरा करना है। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव रतलाम में जो आयोजित हुआ है, उस कॉन्क्लेव में भी काफ़ी सफलता मिली है। 5000 से अधिक विशिष्ट अतिथियों, MSME प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया है। कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ निवेश, जिसमें 3487 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है और रोजगार की संभावना इसमें रहेगी करीब 4000। इसी प्रकार से 573 औद्योगिक इकाइयों को 240 हेक्टेयर भूमि आवंटन आदेश दिया गया। 6250 करोड़ का निवेश तथा 27600 रोजगार के अवसर इसमें सृजित हो सकेंगे। कॉन्क्लेव के 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ रुपए तथा 880 MSME इकाइयों को 269 करोड़ की वित्तीय सहायता का वितरण भी इस कॉन्क्लेव में किया गया है, जो एक जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश करने वालों में एक नया उत्साह, इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो सब्सिडी का डिसबर्समेंट है उसके माध्यम से एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे देश में गया है मध्य प्रदेश के प्रति। 4.25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3861 करोड़ का ऋण वितरण किया गया।
कॉन्क्लेव में 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें 35,000 रोजगार के अवसर सृजित होना संभावित है। इसी प्रकार से पिछले दिनों गुजरात के सूरत में भी निवेशक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे। डायमंड सिटी सूरत में 29 जून 25 को यह इंटरैक्टिव सेशन हुआ। 15,710 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें लगभग 11,250 रोजगार सृजन की संभावना है। 400 अधिक निवेशकों ने इस संवाद सत्र में भाग लिया है। मध्य प्रदेश को डिटॉक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से पर्यावरण क्षेत्र में 7,500 करोड़ रुपए तथा केपी ग्रुप नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 6,500 करोड़, ये बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए। मूंग और उड़द का, जैसा आप सबको मालूम है कि खरीदी का जो निर्णय एमएसपी पर लिया गया, 6 जुलाई तक उसका पंजीयन समाप्त होने के बाद 7 जुलाई से 6 अगस्त तक इसका उपार्जन किया जाएगा। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन कर शीघ्र बैठक का आयोजन करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इस जिला विकास सलाहकार समिति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिले के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के स्पीकर आदि के साथ ही चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी आदि क्षेत्रों के जिले के 20 नामांकित विशेषज्ञ की जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा, जिसमें जिले में विकास के क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए, इन सब पे इस समिति में चर्चा हो सकेगी। 15 जुलाई तक इसको करने के निर्देश दिए गए हैं। 40 साल पुराना कलंक 30 जून को यूनियन कार्बाइड का कचरा का 100% निष्पादन हो चुका है। जो लंबे समय से एक समस्या बना हुआ था, एक मुद्दा बना हुआ था, उसको बहुत ही कुशलता के साथ उसका निष्पादन हो गया। 4 जुलाई को लैपटॉप वितरण युवाओं तक पहुंचने का कार्यक्रम होगा। इसमें लैपटॉप का वितरण भी होगा, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है उसका भी कार्यक्रमों में भी भागीदारी होगी। सभी प्रभारी मंत्री, विधायक सब इसमें हिस्सा लेंगे। ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में दिया है। हाँ, जो 10th पास करके जो मेधावी हैं उनको। आज के कैबिनेट के एजेंडे में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को अनुमोदन किया गया है। ये हर विधानसभा में एक ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जिसकी पॉपुलेशन न्यूनतम 2000 होगी। उसमें 500 गौवंश कम से कम होने चाहिए और उसमें एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना को इस योजना के अंतर्गत साकार किया जाएगा। तो एक आदर्श गांव के रूप में विकसित होगा और बाद में पूरे जिले को किस प्रकार से, विधानसभा को हमें विकास का मॉडल किस प्रकार से होना चाहिए, वो एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। इसमें जो कंपोनेंट हैं, गौशाला होनी चाहिए, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन, यात्री प्रतीक्षालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, पुस्तकालय, सर्व सुविधा युक्त आजीविका भवन, ग्रामीण आजीविका, पशु चिकित्सालय, ग्राम तक कनेक्टिविटी, ग्राम के अंतर्गत आंतरिक सड़कें, नाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, गोडाउन। इस प्रकार से 27 ऐसे पॉइंट हैं। ड्रिप इरिगेशन, हर घर जल, सोलर ऊर्जा आधारित पंप के माध्यम से और बायोगैस प्लांट, शांति धाम निर्माण, गौ समाधि स्थल, सेग्रीगेशन शेड, जल निकासी के लिए नाली, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र। इस प्रकार से 27 सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक उद्यान को इसमें विकसित किया जाएगा। उसके लिए जो आवश्यक बजट है उसका प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नवा रायपुर में स्थित महानदी भवन मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत अब धान लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि दी जाएगी। अधिकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त के समय पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन के लिए
पेंशन फंड बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें पदोन्नति की न्यूनतम सेवा में छूट मिली है। इसके अलावा रीडेवलपमेंट योजना के तहत पुराने और जर्जर सरकारी भवनों और अनुपयोगी जमीन के विकास के लिए 7 और योजनाओं को मंजूरी मिली है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव। कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन। छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड को मिली मंजूरी। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का हुआ अनुमोदन। जन विश्वास विधेयक 2025 को मिली मंजूरी। रीडेवलपमेंट योजना का प्रस्ताव पास। पदोन्नति की न्यूनतम सेवा में छूट। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ फसल 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि, कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिसमें प्रदेश के उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को सस्ता भंडारण सुविधा मिलेगा। प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाली लागत कम होने से व्यापार, निवेश एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पाद के निर्यात हेतु इकोसिस्टम तैयार होगा। यह पॉलिसी राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। साथ ही राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं निर्यात के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करेगी। राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधान का गैर अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों, मंडल, कंपनी, बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास के सदुपयोग के लिए रीडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन, लिपिक रिकॉर्ड कीपर तृतीय श्रेणी, कार्यपालिक उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 5 वर्ष की न्यूनतम अहर्कारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अहर्कारी सेवा 2 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और अहम फैसला एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी
और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए योगी सरकार ने जेपीएनआईसी के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जानकारी देते हुए कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा कि प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और कैबिनेट के माध्यम से हम लगातार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण प्रस्ताव। जेपीएनआईसी की जिम्मेदारी अब एलडीए के पास। एलडीए को लौटाने होंगे 821 करोड़ रुपए। नई भवन उपविधियों और जोनिंग रेगुलेशंस को मंजूरी। एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन। ई वाहन कराधान नीति में संशोधन। प्रोफेसर भर्ती में लिखित परीक्षा भी होगी। मोदी नगर में निजी विश्वविद्यालय बनेगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूरी। अब विदेश में भी नौकरी दिलाएगी योगी सरकार। 29 कारखानों से प्रतिबंध हटा, अब महिलाएं भी कर सकेंगी यह काम। अयोध्या में एनएसजी को दी जाएगी नजूल की जमीन। प्रदेश के बजट की व्यवस्था अब होगी ऑनलाइन। भाषा संस्थान में रिटायरमेंट की उम्र अब 60 साल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक में लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास, अयोध्या में एनएसडी हब और नौकरी से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला जेपीएनआईसी को लेकर किया गया है, जो अभी तक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था और सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे थे। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे दी है। बैठक में लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने वाले 49.96 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। यह प्रोजेक्ट ईपीसी मॉडल पर 4,776 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। लिंक एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। लिंक एक्सप्रेसवे से लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर का आगमन बेहतर होगा। यह उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे ग्रिड नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, जिससे यूपी में तेज सुगम निर्बाध परिवहन को बल मिलेगा। कैबिनेट बैठक में श्रम एवं सेवा योजन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन करने का फैसला लिया है। इसके तहत अगले 1 साल में 1 लाख लोगों को देश में और 30,000 युवाओं को विदेशों में रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय 5 समितियां गठित की जाएंगी। वहीं खतरनाक माने जाने वाले 29 कारखानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति और नियमों में संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लखनऊ प्रयागराज NH3, NH30 तथा लखनऊ कानपुर NH27 आपस में जुड़ जाने से आगरा लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी गाजीपुर के आवागमन को सुगम बनाए जाने हेतु लखनऊ महानगर को जाम से नो एंट्री जैसी समस्याओं से निजात के लिए 50 किलोमीटर लगभग 50 किलोमीटर 49.96 6 लेन का, जिसको बाद में 8 लेन का किया जा सकेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भलिया ग्राम चैनेज 294 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वे पहानसा ग्राम चैनेज 6 तक लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है, जिस पर 4,776 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। 2025 के संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में विहित प्राविधानों के
अधीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु समुचित योजना तैयार करने एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि उपयोग के अंतर्गत योजना तैयार किए जाने हेतु बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 बनाया गया है। उक्त विनियमावली के लागू होने से सुरक्षित निर्माण, भवन के डिजाइन और आकार को नियंत्रित करना, अनियोजित विकास को रोकना, निर्माण का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को रोकना तथा पर्याप्त जन सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, आवागमन हेतु पर्याप्त सड़कों की चौड़ाई, शहर के घनत्व के अनुपात में पार्किंग एवं हरित क्षेत्र जन सामान्य के लिए अनुकूल शहर का विकास होगा। औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र के विकास एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अयोध्या एवं समीपवर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अयोध्या में एनएसजी एवं हब की स्थापना हेतु गाटा संख्या 17 एवं 22 क्षेत्रफल 8 एकड़ भूमि स्थित छावनी गौरा बारिक कंटोनमेंट क्षेत्र अयोध्या, जो जमीन है वो कंटोनमेंट अयोध्या क्षेत्र में स्थित है, लेकिन है नजूल की जमीन, जिसको हम देने जा रहे हैं केंद्र सरकार को। परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या को 99 वर्षीय लीज पर गृह विभाग भारत सरकार के पक्ष में आवंटित किए जाने के संबंध में आज ये निःशुल्क जमीन एनएसजी हब की स्थापना के लिए गाटा संख्या 17 एवं 22 जिसका क्षेत्रफल 8 एकड़ है, उसको जो हमने जैसा कि अभी स्थित बताया कहाँ पर है, उसको हम 99 साल की लीज जो है वो भारत सरकार के गृह विभाग को देने का अनुमोदन राज्य मंत्री परिषद ने दिया है। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। लखनऊ जो पहले व्यवस्था थी उसमें उसको जो गठित इसकी समिति थी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हेतु पूर्व में गठित JPNIC सोसाइटी को ये भंग कर दिया गया है। उसको भंग करते हुए केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था। परियोजना को पूर्ण कराने, निजी सहभागिता से अनुरक्षण एवं संचालन के लिए प्रक्रिया शर्तें निर्धारित करने, सोसाइटी को भंग करने, सदस्यता समाप्त करने व अन्य अनुषांगिक कार्रवाई है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत राज्य स्तर का ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर की सुविधा, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ साथ 750 4 पहिया वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी वहां उपलब्ध रहेगी, जिसका प्रयोग जनमानस द्वारा किया जाएगा। संचालन LDA के द्वारा होगा। हमने आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठकों में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी दी और बताया इनसे कितना फायदा, कितना नुकसान और इन प्रस्तावों से क्या सियासी समीकरण निकले हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।